वर्कर्स यूनिटी के इस खास पेशकश में मैं संतोष कुमार आज बात कर रहे हैं गुजरात मजदूर सभा और टीयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश पटेल से, जिनकी एक याचिका पे कल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मजदूर महासभा की तरफ से और टीयूसीआई की तरफ से एक जो याचिका की गई थी, जो गुजरात के एक बहुत ही दमनकारी आदेश था लॉकडाउन के दौरान 12 घंटे काम का, उस पर वेज न देने का, ओवर टाइम न देने का, और इस पूरे सीरीज में बहुत सारी जो दमनकारी प्रावधान और आदेश आ रहे हैं वर्कर्स राइट्स को बदलने के लिए, उन सब पे कल एक राहत भरा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसको गुजरात मजदूर सभा ने खुद ही और टीयूसीआई ने मिलकर प्रेजेंट किया था। तो उस पर हम जानेंगे अमरीश से कि कल क्या इस पूरी प्रक्रिया में पहला आदेश क्या था, उसके तरह लीगल कार्रवाई कैसे जारी हुई, और आपका आर्गुमेंट आप लोग का क्या रहा, और फिर कल के जजमेंट का क्या महत्व है। मजदूरों के लिए जो कानून, जो फैक्ट्री एक्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया था गुजरात स्टेट ने, उस तरीके से पूरे भारत में इस प्रकार का नोटिफिकेशन इश्यू किया था। अब आप सब जानते हैं कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिन, जिस दिन को लेके हम लोग सब सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम लोग का 8 आवर्स एक मजदूरों का राइट बन चुका है जो कानून में है। उस कानून का जो राइट था, उसको लेके ये जो कोविड-19 का जो महामारी हुआ, उस वक्त पे गुजरात नहीं बल्कि गुजरात के अलावा बहुत सारे स्टेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जो नोटिफिकेशन सेक्शन 5 के तहत जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में यह बताया गया था कि मजदूरों के पास से 12 घंटा काम लिया जा सकता और मजदूरों को कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो मसला था, वो मसला पूरे गुजरात और पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा था मजदूरों के लिए, क्योंकि कभी इतिहास में जब से फैक्ट्री एक्ट का कानून बना है, ये तो बहुत पुराना कानून है, ब्रिटिश वक्त में ये कानून आया था, और जब ब्रिटिशर्स थे, जब देश आजाद नहीं था, तब भी मजदूरों के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन पहली बार ये कोविड-19 के वक्त में, जहां पे हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर है, जिनको लेके एक लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, वो लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेज पे ऐसा डिक्लेयर किया कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा। लेकिन उस रिलीज करने के वक्त बहुत सारे ऑर्डिनेंस निकाले गए थे। उस ऑर्डिनेंस के बाद एक नोटिफिकेशन जो गुजरात में निकाला था, उसमें यह कहा गया था कि मजदूरों के पास से 12 घंटा काम लिया जा सकता है और उनको कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने यह सोचा कि यह मुद्दा गुजरात का नहीं है, मुद्दा पूरे भारतवर्ष के मजदूरों का है, और हमें यह मुद्दे को चैलेंज करना होगा। और उसको लेके ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया और गुजरात मजदूर सभा ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में हम लोग ने दाखिल की। ये जब नोटिफिकेशन निकाला गया था, तब मजदूरों की चिंता कम थी। राज्य को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मालिकों को कमा के देने के लिए जो मजदूर न्यूनतम वेतन में काम करते हैं, उनको ये बोला कि आपको 12 घंटा कंपलसरी काम करना होगा। और गुजरात में ऐसे बहुत सारे कारखाने थे जहां पे 8 आवर्स का शिफ्ट शेड्यूल था, उसकी जगह पे 2 शिफ्ट शेड्यूल हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि आप जो 3 शिफ्ट में काम करते हो, उसकी जगह पे अगर 2 शिफ्ट में काम करवाते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा मुद्दा ये था कि सेक्शन 5 में क्या स्टेट बैंक करप्ट हो गया, या नेशन बैंक करप्ट हो गया, या ये वॉर जैसा सिचुएशन है, या ऐसा सिचुएशन है कि जो स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकता है। डेफिनेटली हम सोच सकते हैं, अगर पैंडेमिक है, बहुत सारे हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई ऐसा नेसेसिटी हुआ लोगों की सेवा के लिए, तब ये बात सोच सकते हैं। लेकिन ये तो एक ब्लैंकेट एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए एक लाइसेंस दिया स्टेट ने, और वो जो लाइसेंस दिया था, उसको लेके हम लोग ने चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुद्दों पे, मेरे साथी संजय सिंघवी ने ये पूरा केस को सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था, और हम लोग ने जो मुद्दे रखे थे वहां पे ये कहा गया था कि ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, और ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन को लेके आप कैसे मजदूरों के साथ मजाक कर रहे हो।
जहां पे लाखों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स और बाकी सब जो मजदूर है वो अपने राज्य में जा रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, वो कोविड से इफेक्ट हो रहा है। उस वक्त पे ज्यादा प्रोटेक्शन मजदूरों को देना चाहिए, उसकी जगह पे आप ज्यादा प्रोटेक्शन वो मालिकों को दे रहे हो, उनका इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहे हो, जबकि आपको जो इकोनॉमिक वेलफेयर की अगर बात करनी है तो मजदूरों के इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करनी चाहिए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी गहराई से सोचा है। अपने इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 352 का प्रोविजन है पब्लिक इमरजेंसी की, जहां पे बात होती है जब चाइना वॉर हुआ उसके बाद 75 में जब इमरजेंसी लगी तब भी ये कानून को बदला नहीं था, सेक्शन 5 के कोई पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया गया था। तब इस वक्त पे सेक्शन 5 का पावर्स एक्सरसाइज करने का स्टेट के पास कोई रीजन नहीं। दूसरा, जब ये आर्ग्यू हुआ तब ये डिफेंस लेके स्टेट आई, जबकि जब नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था तब ये बोला गया था कि जो फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट जो मालिक वर्ग के ऊपर आने वाला है या मालिक वर्ग जो सफर होने वाला है उसको लेके ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि सेक्शन 5 जो है उसमें जो शब्द का यूज किया गया है, पब्लिक इमरजेंसी के बारे में जो शब्द का यूज किया गया है, जब वॉर का सिचुएशन हो, जब नेशन का सोवरेनिटी का सवाल हो, जहां पे देश खतरे में हो, उस तरीके की जब पोजीशन होती है तब इस प्रकार के पावर को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताया गया कि सेक्शन 5 जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मसले। जैसे 5, आप स्प्रेड ओवर जो पीरियड है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आप 12 घंटा काम लेने का मतलब यह है कि आप पूरा स्प्रेड ओवर जो कानून में जो पाबंदी है उसको आप खत्म कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि आप ओवरटाइम मजदूरों को देंगे नहीं, आप 12 घंटा काम करवाने के बाद भी मजदूरों को प्रोपोर्शनेट वेज देंगे। उसका मतलब यह हुआ कि मजदूर को कंपलसरी 12 घंटा काम करना ही होगा। ये कौन सा कानून है? जब आईएलओ 1919 में कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये आईएलओ का जो गाइडलाइन है उसके भी खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को भी इसमें बिल्कुल साफ तौर पे रखा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का इंटरप्रिटेशन करने की बात आती है तब स्टेट को तो बैलेंस करना चाहिए। स्टेट का एक तरफा ये मालिक वर्ग के हितों या हकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्टेट को यह सोचना चाहिए कि इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ है जहां पे लाखों की तादाद में मजदूर सफर हो रहे हैं, लाखों की तादाद में मजदूर रास्ते पे आ गए हैं, उनका कोई एम्प्लॉयमेंट का ठिकाना नहीं है, उनको लॉकडाउन का वेजिस नहीं मिल रहा है, उनको लॉकडाउन के दौरान और कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है। तब आप इस प्रकार का जब कानून, इस प्रकार का नोटिफिकेशन जब आप निकालते हो तो आपको यह सोचना चाहिए कि उससे मजदूर वर्ग को कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत गहराई से सोचा। सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट्स थे उस जजमेंटों को कंसीडर करते हुए कहा कि ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, ये मजदूर वर्ग के हितों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं होता है कि बुनियादी हक और अधिकार खाली मालिक वर्ग का है। आपको इसके बीच में बैलेंस करना चाहिए। डेफिनेटली अगर ये कुछ फैक्ट्रियों को लेके अगर ये बात होती तो बात समझ सकते थे, लेकिन अगर आप पूरे गुजरात राज्य के अंदर जितने फैक्ट्रीज है वो सबको अगर आप एग्जेम्प्ट करते हो और उसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये किस आधार पे प्रेसिडेंट इस प्रकार के प्रेसिडेंट या तो गवर्नर किस प्रकार से अपने पावर्स का एक्सरसाइज कर रहा है। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो तो आपके पास उसका डेटा होना चाहिए कि इस प्रकार से मालिक वर्ग को एक बहुत बड़ा फिनेंशियल कॉन्स्टेंट खड़ा हुआ है, किस प्रकार से एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हुआ है। लेकिन आज हम गुजरात में देख रहे हैं कि जब से ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था तब से गुजरात में 12 घंटा काम लेना शुरू कर दिया और 8 घंटा काम करने का अपना अधिकार था, उसको लेके जो काम कर रहा था और उसी आधार पे उसका वेतन डिसाइड हुआ था, उससे बिल्कुल अलग आपने एक डिसीजन लिया जो डिसीजन बिल्कुल
वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो बुनियादी हमारा दस्तावेज है, जिस आधार पे हमें मजदूरों को एक हक मिला है, फैक्ट्री एक्ट के तहत मिला है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत मिला है, ऐसे बहुत सारे कानून है जिसके तहत मिला है, और वो जो हक है उसको किस प्रकार से आप छीन सकते हो। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से डील की, वो ये की कि 12 घंटा आपने काम लिया है उसका आपको ओवरटाइम देना पड़ेगा, और हर मालिक को ये ओवरटाइम जो काम लिया है 8 घंटे से ज्यादा, वो वेतन आपको देना होगा, और वो डबल देना होगा, उससे कम आप नहीं दे सकते। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग वापस भारतवर्ष में 8 घंटा काम करने का मजदूरों का अधिकार है, उसको हमने प्रस्तावित किया। तो मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है। हम आज सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट का स्वागत करते हैं। तो इस जजमेंट के आधार पे आने वाले संघर्ष में ये सोचना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, ये मजदूरों के बुनियादी अधिकार है और ये कानूनन अधिकारों को इस प्रकार से नहीं छीना जा सकता है, तब हम लोग जिस प्रकार से नए जो कोड लाए गए हैं और जो कोड लाने का अब शुरू किया है, जो एक एक्ट बन चुका है, उसके खिलाफ भी हमें इसी तरीके से संघर्ष करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चारों कानून को वापस लेने के लिए एक बड़ा संघर्ष करना होगा। और उसको लेके भी हम लोग डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेंगे और हम लोग डायरेक्ट स्ट्रगल का भी सहारा लेंगे। आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो जजमेंट से हम लोग वापस 8 आवर्स राइट, हमारा राइट है, हमारा बुनियादी हक है, हमारा कानूनन हक है, वो हम लोग प्रस्तापित कर सकते करे हैं, और उसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद अमरीश। बस एक लास्ट बात अंतिम में कि इसी लॉकडाउन में महामारी का बहाना बना के बहुत सारी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ले ऑफ किया गया है, सैलरी कट हुआ है। तो इन सबको लेके भी कोई आगे ऐसा आपका प्रपोजल है कि इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसमें राहत देने के लिए? और जैसा आपने खुद बताया कि इसमें इसी दौरान 4 लेबर एक्ट कोड जो एक्ट बन गए हैं, उसमें भी बहुत सारे जो राइट्स थे उनको भी जो बहुत लंबे समय से राइट्स मिले हुए हैं उनको भी डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको आगे पाने के लिए हम क्या भी इस रास्ते से को देख सकते हैं संघर्ष के अलावा? देखिए, मैं एक चीज डेफिनेटली देख रहा हूं कि जो कानून नए कोड के स्वरूप में आए हैं, उसमें 2-3 बात जो रखी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत सारे जजमेंट है उसके खिलाफ है। जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, अब ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है परमानेंट और पेरेनियल नेचर ऑफ वर्क में? तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो 1946 में बना था, तब से कभी ये फिक्स टर्म का कोई क्लासिफिकेशन कानून में नहीं था, जो नए कोड में लाया गया है। और मैं मानता हूं कि इसको हम डेफिनेटली चैलेंज करेंगे। ये बिल्कुल गैरकानूनी है। ये किस तरीके से हायर एंड फायर ला सकते हैं? क्योंकि जो औद्योगिक कानून है उसमें 200BB जहां पे छटनी की बात की गई थी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने SM नीलजकर के जजमेंट में यह कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि काम अगर चालू रहता है तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस तरीके से फिक्स टर्म नहीं हो सकता है। सेंट्रल इंलैंड वाटर सप्लाई के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस बात को भी हम लोग को गहराई से सोचना है और उसको हमें चैलेंज करना है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग ने इन लोग रातों रात किया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उसमें 100 से ज्यादा मजदूर जहां पे काम करते हैं, वहां पे ले ऑफ रिट्रेंचमेंट या क्लोजर किया अगर आपको करना है तो आप गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं कर सकते हो। लेकिन रातों रात उसमें बदलाव लाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 का 300 किया, जबकि ओरिजिनल जो बिल था उसमें 100 था। तो ये 300 करने का मतलब ये हुआ कि आपने ही सभी स्टेट को ये बोला था कि ऑर्डिनेंस निकालो और 100 से 300 कर दो और वर्कर्स का प्रोटेक्शन को खत्म करो। अब आप वही बात को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस 100 से 300 कर दिया नए कानून में। उसका कोई रीजंस नहीं है। और बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी मिल के जजमेंट में ये कहा था कि जो
100 का प्रोविजन है या छटनी, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर को लेके जो प्रोविजन मजदूरों के हक में बना है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, कॉन्स्टिट्यूशन के इन कॉन्सोनेंस है और उसको आप और वो बिल्कुल वैलिड कानून है। अब उस कानून में छेड़छाड़ करके 100 से 300 किया, इसका मतलब ये हुआ कि वो हायर एंड फायर ला रहे, एक तरफ फिक्स टर्म, दूसरी तरफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और छटनी। तो ये जो दूसरा मसला है जहां पे हम लोग डेफिनेटली इस मुद्दे पे हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम उसको लेके भी सोच रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो है इंडस्ट्रीज का। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर वाटर सप्लाई के जजमेंट में कहा गया था कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल्स हो, इस प्रकार के जितने इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक ट्रस्ट के तहत भी रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसको इंडस्ट्रीज बोला जाएगा, लेकिन इसमें उसको स्पेसिफिक एक्सक्लूड किया गया है। साथ साथ जो सोवरेन फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था कि जब गवर्नमेंट खुद बिजनेस करता है या कुछ एक्टिविटी करते हैं जो एक्टिविटी सोवरेन फंक्शन का पार्ट नहीं है, वहां पे उसको इंडस्ट्री कहा जाएगा और इंडस्ट्रियल लॉ का जो प्रोटेक्शन है वो मजदूरों को मिलेगा। जबकि ये जो नया कोड आया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, उसमें वो भी बदल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इसके अलावा तो बहुत सारे चेंजेस है जो हम बात करेंगे जब हम स्पेसिफिकली 4 कोड को लेके जब बात करेंगे तब हम करेंगे, लेकिन मजदूर वर्ग के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हम लोग डेफिनेटली कानूनन तो हम लोग उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें आप सबको एक मैसेज भी देना है कि इसको लेके हमें एक बड़े संघर्ष की शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। जो ब्रिटिशर नहीं किए थे वो भारतवर्ष में हो रहा है, वो हमारी चुनी हुई सरकार कर रही है। तो इसको लेके हम सबको इस मुद्दे पे भी हमारे संघर्ष को और तेज बनाना है और उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। तो ये था कल के जजमेंट पे, जो कि एक बहुत ही राहत भरी खबर है। और जिस तरह से लगातार मजदूर अधिकारों पे लेबर कोड और संसद के विधायकी के द्वारा जैसा हमला हो रहा है, उसमें कल का जजमेंट एक राहत भरी खबर है। और जैसा अमरीश ने बताया है कि आगे भी जो मजदूर विरोधी कानून और प्रावधान है उसको लेके लीगल के साथ साथ ट्रेड यूनियन और सड़क की लड़ाई भी जारी रहेगी। धन्यवाद।